नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे समाज सुधारक की जिसने अकेले ही एक पूरे राष्ट्र की सदियों पुरानी सोच को, उसकी परंपराओं को चुनौती दे डाली और एक नए आधुनिक भारत की नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय की। सोचिए जरा, एक ऐसा समाज जहां विधवाओं को उनके पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की हकीकत थी। राजा राम मोहन रॉय के काम की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले उसी दौर के भारत को समझना होगा। एक ऐसा भारत जो कई बहुत ही गहरी और कह सकते हैं क्रूर सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। तो उनके इस पूरे सफर को और भारत पर जो उनका असर रहा, उसे हम इन 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे उस अंधकार युग को, फिर जानेंगे कि कैसे वो पुनर्जागरण के अग्रदूत बने, उनके सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार को समझेंगे, पत्रकारिता की शक्ति को देखेंगे और आखिर में उनकी विरासत का मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि वो दौर आखिर था कैसा, भारतीय समाज उस वक्त किन समस्याओं से जूझ रहा था। ये वो सामाजिक बुराइयां थीं जिनके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। सोचिए, सती प्रथा, जहां विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। फिर बाल विवाह, मतलब छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। ये प्रथाएं समाज की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े थे। और सिर्फ यही नहीं, जाति के नाम पर भेदभाव, बिना किसी मतलब के कर्मकांड और महिलाओं को पर्दे के पीछे रखने की प्रथा, इन सब ने मिलकर समाज को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया था। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन थे? कौन थे वो इंसान जिन्होंने सदियों से चली आ रही इन जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई? उन्हें यूं ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या आधुनिक भारत का जनक नहीं कहा जाता। ये खिताब उन्होंने कमाए क्योंकि वो वही थे जिन्होंने भारत को सामाजिक सुधार, तर्क से सोचने और एक साइंटिफिक नजरिए की राह दिखाई। उनका जन्म 1772 में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 15 साल की उम्र तक वो बंगाली, संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी भाषाएं सीख चुके थे। बाद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया और यही वो वक्त था जब उनका सामना पश्चिमी दुनिया के नए विचारों से हुआ। बस 1814 के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। तो अपने इसी ज्ञान और तजुर्बे के साथ राय ने इन सामाजिक बुराइयों पर सीधा हमला बोला। पर उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? चलिए देखते हैं। देखिए, राय इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि भारत की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं है। असली लड़ाई तो देश के अंदर मौजूद अंधविश्वास और इन कुरीतियों से भी है। ये एक 2 मोर्चों वाली लड़ाई थी। मतलब बाहर से आजादी जितनी जरूरी थी, उतना ही जरूरी था समाज को अंदर से मजबूत करना। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत कमाल की थी। वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले शास्त्रों का ही हवाला देकर यह साबित किया कि सती प्रथा जैसी चीजें धर्म का हिस्सा हैं ही नहीं। फिर आम लोगों के बीच जाकर उन्हें जगाया, जागरूकता फैलाई। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका मकसद था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और मूर्ति पूजा जैसी चीजों का विरोध करना। और सबसे जरूरी, उन्होंने सरकार पर लगातार दबाव बनाया कि सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएं। और वो जानते थे कि असली बदलाव शिक्षा से ही आएगा। शिक्षा को वो सबसे बड़ा हथियार मानते थे। इसीलिए साल 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, एक ऐसी जगह जहां भारतीय दर्शन के साथ साथ वेस्टर्न साइंस भी पढ़ाई जाती थी, ताकि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो तर्क से सोचना सीखे। अब सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने एक और बहुत ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, और वो थी पत्रकारिता। वो ये बात समझ गए थे कि अगर बड़े लेवल पर बदलाव लाना है तो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना ही होगा, और इसके लिए उन्होंने पत्रकारिता को अपना मीडियम बनाया। इसी के जरिए उन्होंने अपने सुधारों के लिए लोगों का समर्थन हासिल किया। और उनकी पहुंच कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप उनके पब्लिकेशन से लगा सकते हैं। संवाद कौमुदी बंगाली में, मिरातुल अखबार फारसी में, यहां तक कि इंग्लिश में भी मैगजीन निकाली। और बंगदूत तो बंगाली, हिंदी, फारसी सब में था। मतलब वो हर भाषा में बात कर रहे थे ताकि उनके विचार पूरे भारत में कोने कोने तक पहुंच सकें। लेकिन जैसा हर बड़े ऐतिहासिक किरदार के साथ होता है, उनकी विरासत को लेकर भी बहस होती है। उन्हें पूरी तरह समझने के लिए दोनों ही नजरिए देखने जरूरी हैं। देखिए, एक तरफ उनके समर्थक उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं, सती प्रथा के खिलाफ एक योद्धा मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ आलोचक कहते हैं कि वो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, कि उन्होंने पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया। आखिर में
राजा राम मोहन राय की कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे कैसे कोई एक अकेला इंसान एक पूरे देश को, एक पूरे राष्ट्र को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर सकता है। ये कहानी है हिम्मत की, विश्वास की और सामाजिक बदलाव की।